आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेटिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड स्टैंडर्ड्स। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड के स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरीके से सेट किए जाते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये अज्यूम कर रहे हैं जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर ये चीज़ देखी थी कि अगर एक कप की हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट बनानी है तो उसके लिए डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और ओवरहेड की कॉस्ट का होना ज़रूरी है। तब हमारे पास पर यूनिट कप की जो कॉस्ट आएगी या पर कप की कॉस्ट आ जाएगी। अगर डायरेक्ट मटीरियल की 50 रुपीज़ हमने सेट की, डायरेक्ट लेबर की 30 और ओवरहेड्स की 10 रुपीज़ सेट की, यूँ हमारे पास टोटल जो कॉस्ट आ गई है वो 90 रुपीज़ है एक कप के लिए। तो हमने ये जो डायरेक्ट मटीरियल की 50 रुपीज़ सेट की है, डायरेक्ट लेबर की 30 और ओवरहेड की जो 10 रुपीज़ जो हमने कॉस्ट सेट की है वो किस तरीके से सेट की है वही हम इस वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं। अब बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड के स्टैंडर्ड सेट करने के दो अप्रोचेस या दो तरीकाकार हैं। एक को हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कहते हैं और दूसरे को इंजीनियरिंग स्टडीज कहते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हिस्ट्री को देखा जाता है या पास्ट डाटा को देखा जाता है कि हमने पहले जब ये कप बनाया था तो उसके लिए हमारा कितना मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट हमारे पास लगी थी और उसको ही देखते हुए हम आगे के लिए सेट करते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से इसको इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है और सिर्फ इंजीनियरिंग स्टडीज़ को ही फोकस किया जाता है। तो हम इसी इंजीनियरिंग स्टडीज़ के तहत ही देखेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के स्टैंडर्ड किस तरीके से सेट किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें इंजीनियरिंग स्टडी की तो इसके अंदर क्या होता है कि जी डिटेल स्टडी of each operation is undertaken based on careful specification of material, labor and equipment। यानी कि मटेरियल, लेबर और इक्विपमेंट को देखते हुए इनकी डिटेल स्टडी की जाती है और फिर देखा जाता है कि हर एक एक्टिविटी या ये जो हमने ऑपरेशन लिखा है हर ऑपरेशन के ऊपर कितना कितना मटेरियल, लेबर और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है। उस हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड के जो स्टैंडर्ड है वो सेट किए जाते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें डायरेक्ट मटेरियल की जो हमने यहाँ पे सेट किया तो इसके यूजेज का किस तरीके से स्टैंडर्ड सेट होगा, तो वो हर एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के ऊपर बेस कर रहा होगा कि उसको कितनी इनपुट नेसेसरी है हर एक ऑपरेशन के लिए। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो उसको इनपुट रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से उसको जो है वो यूजेज के लिए मटीरियल उसका स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। उसके साथ साथ सूटेबल मटेरियल बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड क्वालिटी पॉलिसी को भी देखा जाता है। यानी कि जो मटेरियल जो चीज़ आप बना रहे हो उसके लिए उसी से रेलिवेंट सूटेबल मटेरियल ही यूज़ कर रहे हो। यानी कि अगर आप कपड़े बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कपड़ा ही सूटेबल मटेरियल होगा जिसको आप उसके डिज़ाइन के किस तरह का डिज़ाइन है उस डिज़ाइन के हिसाब से कपड़ा, और जो आपने क्वालिटी बनाई हुई है कि आप किस क्वालिटी के फैब्रिक्स यूज़ करके अपने कपड़े बनाओगे तो वो क्वालिटी भी देखी जाती है और उसके बाद जो है वो मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट होता है और ये सारी चीजें उसके अंदर देखी जा रही होती हैं। इसके साथ साथ डायरेक्ट मटेरियल के जो यूजेज के वेरिएंस उसको सेट करते हुए नॉर्मल वेस्टेज को भी कंसीडर किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल है कि अगर एक शर्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस शर्ट की कटिंग करनी पड़ेगी और उस कटिंग के अंदर जो आपका कपड़ा ज़ाया होगा उसको भी यहाँ पे आपने कंसीडर करना है जो कि नॉर्मल है। अगर वो कटिंग नहीं होगी तो वो शर्ट नहीं बनेगी जो कि नॉर्मल वेस्टेज है, तो उसको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। और उसके बाद इन तीनों चीज़ों को देखते हुए मटेरियल का जो यूजेज का वेरिएंस स्टैंडर्ड है वो सेट किया जाएगा। अब जब मटेरियल के यूज का स्टैंडर्ड सेट हो जाता है तो उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है बिल ऑफ मटेरियल्स के ऊपर, जो एक डॉक्यूमेंट है जो हमें यह बताता है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होगा। तो उसके अंदर इसकी जो यूजेज का स्टैंडर्ड है वो रिकॉर्ड किया जाता है बिल ऑफ मटेरियल के डॉक्यूमेंट के ऊपर। और ये बिल ऑफ मटेरियल का जो डॉक्यूमेंट है हर एक जो प्रोडक्ट होगी कंपनी की, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है तो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बनेगा। जो एक प्रोडक्ट का बना रहा हो वह बता रहा होगा अगर आपने उस प्रोडक्ट के ज़्यादा यूनिट्स बनाने हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे। अगर आपने 1000 प्रोडक्ट बनाने हैं और आपने कहा है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 10 केजी या 10 पॉइंट यूज करने चाहिए उस मटेरियल के, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको टोटल 1000 यूनिट बनाने के लिए 10,000 का मटेरियल यूज करना पड़ेगा। ये जो आपके आएगा ये आपकी क्वांटिटी आ जाएगी।
अब अगर मटेरियल के प्राइस स्टैंडर्ड की बात करें तो वो जो है हम obtain करते हैं प्राइसेस जो है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट से, और उसमें ये हम देख रहे होते हैं कि जो परचेज डिपार्टमेंट है उसने सूटेबल सर्च की होगी किसके लिए, कि वो किस की तरह का सप्लायर सिलेक्ट करता है, और वो जो सप्लायर सिलेक्ट करता है उसको ये चीज़ें भी देखता है कि वो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है या नहीं, या उस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल मटेरियल भी दे सकता है या नहीं। ये सारी चीज़ें देखते हुए वो सप्लायर सिलेक्ट करता है परचेजिंग डिपार्टमेंट, और उसके बाद जो है हम लोग उससे प्राइस देखते हैं कि एक यूनिट के लिए, या एक जो क्वांटिटी है, या एक मीटर है अगर कपड़ा, और एक अगर केजी की हम कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं तो एक केजी की या एक मीटर की प्राइस कितनी होगी वो परचेजिंग डिपार्टमेंट से ली जाएगी। अब जब हमारे पास एक यूनिट के लिए पर केजी, लेट्स सपोज ये 10 है, पर केजी भी हमारे पास आ गया कि एक यूनिट के लिए 10 केजी यूज होंगे मटेरियल के, और साथ साथ परचेजिंग डिपार्टमेंट ने ये सारा काम करने के बाद हमें बताया कि जो एक केजी है वो हमें मिल रहा है ₹50 का, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल का स्टैंडर्ड है एक यूनिट के लिए कितने का मटेरियल यूज होना चाहिए, 50 का मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हमारे पास आ जाता है ₹500 का हमारा जो एक यूनिट के लिए है वो मटेरियल यूज होगा, और इसको अब हमने स्टैंडर्ड बना लिया है। अब डायरेक्ट लेबर का जो स्टैंडर्ड है उसको सेट करने के लिए जो यूनिट है उसको डिफरेंट ऑपरेशंस जो उसके ऊपर परफॉर्म हो रहे होते हैं, यानी एक्टिविटीज उसके ऊपर जो हो रही होती हैं वो एनालाइज की जाती हैं, और उसके बाद उसका जो स्टैंडर्ड है वो सेट किया जाता है, यानी कि कितने घंटे काम उसके ऊपर हो रहा है वो उसके बाद सेट किया जाता है। अब अगर हमने डायरेक्ट लेबर के आवर्स का स्टैंडर्ड सेट करना है तो उसके लिए हम हर एक ऑपरेशन के लिए एस्टिमेट किए जाते हैं नंबर ऑफ आवर के एक एवरेज वर्कर कितने घंटे के अंदर उस ऑपरेशन के अंदर उस काम को कर रहा है, या कितने घंटे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगा रहा है। तो वो जो घंटे एस्टिमेट किए जाते हैं वो डायरेक्ट लेबर के आवर्स के लिए जो है वो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। डायरेक्ट लेबर के आवर्स के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा था उसके लिए मशीन ब्रेकडाउन्स, रूटीन मेंटेनेंस और अनअवॉइडेबल डिलेज को भी कंसीडर किया जाता है, यानी कि अगर मशीन ख़राब हो जाए उसके लिए जो टाइम लगेगा वो भी हम देखते हैं। रूटीन मेंटेनेंस, अगर उस मशीन को लुब्रिकेंट किया जाना है उसके लिए अंदर ऑयलिंग करनी हो तो वो भी देखा जाता है, और साथ में अनअवॉइडेबल डिलेज है, अगर उस मशीन का लेट्स सपोज वो गारमेंट्स की कंपनी फैक्ट्री है तो वहाँ पे अगर वो सिलाई मशीन यूज़ कर रहा है और उसका अगर धागा टूट जाता है जो अनअवॉइडेबल है तो उसका टाइम जो लगेगा उसको भी हम इस लेबर आवर के स्टैंडर्ड के अंदर देख रहे होते हैं। अब ये अगर सारी स्टडी करने के बाद हमने सेट किया है कि एक प्रोडक्ट के लिए हमारा 1 घंटा लगना चाहिए, तो ये हमने स्टैंडर्ड अपना सेट कर लिया, और इसके बाद हम जो वेज रेट हम उसको 1 घंटे के लिए देंगे लेबर को, वो अगर हम अज्यूम करते हैं कि हम देंगे ₹50 1 घंटे के लिए, तो ये जो रुपीज़ हमारे पास आ जाएंगे 50 पर आवर लेबर के जो है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर का स्टैंडर्ड हमारे पास बन जाएगा, और इसको हम आने वाले वक्तों में यूज करेंगे किसके लिए, बजटेड टोटल कॉस्ट जो है उसके लिए। अब ओवरहेड का स्टैंडर्ड सेट करने के लिए जिस तरह हमने फैक्ट्री ओवरहेड के चैप्टर के अंदर देखा था कि प्री डिटरमाइंड रेट कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि ओवरऑल फैक्ट्री ओवरहेड के लिए एक रेट डिटरमाइन कर दिया जाता है जिसके तहत ओवरहेड की कॉस्ट को हम एलोकेट कर रहे होते हैं, और वो ओवरहेड का जो रेट है वो कैलकुलेट करते हुए किस चीज़ को बेस बना रहे होते हैं, या डायरेक्ट मटीरियल को, या डायरेक्ट लेबर को, लेबर के आवर्स को, या फिर मशीन आवर्स को बेस बना के वो रेट कैलकुलेट किया जाता है। इसको हमने इस तरीके से देखा था कि अगर हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारी ओवरहेड की कॉस्ट 1 लाख रुपया होगी और हम 50,000 घंटे यूज करेंगे आने वाले साल में, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ओवरहेड का रेट निकलेगा प्री डिटरमाइंड जो हम रेट निकाल रहे हैं वो कितना निकल रहा है, ₹2 पर डायरेक्ट लेबर आवर के, और अगर 1 घंटा लग रहा है एक यूनिट बनाने के लिए तो ओवरहेड की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹2। अब जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड के जब स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर चुकेंगे तो हम उन सब को किसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के अंदर मेंटेन करेंगे, और उसके अंदर हम यूजेज का भी और रेट को भी, इसी तरीके से लेबर के आवर्स को भी और उसके रेट को भी, और साथ में फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट है उसको भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे जो डायरेक्ट लेबर या मशीन आवर की बेसिस के ऊपर होगा। और ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है वो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग से बनाया जाएगा जिसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट की जो कैलकुलेशन है वो रिकॉर्ड की जाएगी, और ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है इस बेसिस के ऊपर बनेगा, इसी को ही यूज करते हुए बजट भी कंपनी के लिए बनाया जाता है।
तो इस तरह आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि जब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का स्टैंडर्ड होता है तो वो किस तरीके से सेट किया जाता है।